हेलो एवरीवन, मैं राधेश्याम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS कैंपस में फिर आप सभी लोग का एक बार स्वागत करता हूं। तो आई होप आप लोग सकुशल होंगे। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेज घर बैठे आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसीलिए आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे SSC JEE या आपके जो भी JEE से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित मैटर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग ये चैनल रेगुलर आप लोग देखते रहिएगा। तो आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट जो है आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो हम लोगों ने पहले पार्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से किया। अब उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट बचे हुए हैं, उसको मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग लगाते रहिएगा न्यूमेरिकल। जो भी दिक्कतें आएंगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप लोग बता सकते हैं कि सर मुझे इस न्यूमेरिकल्स में ये प्रॉब्लम है, मैं वो न्यूमेरिकल फिर आपको सॉल्व करा दूंगा या उसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज हम लोग बिना देर किए हुए आज फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट आपके सामने स्टार्ट करते हैं। और आप लोग आई होप एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर का, तो आप लोग एंजॉय करिए। और यदि मेरा लेक्चर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स या फ्लूइड स्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स ये हमारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2। क्योंकि जिस दिन मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था उसी दिन आप लोग के सामने सारी चीज़ें मैं लिख दिया था कि पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, पार्ट 3 में क्या पढ़ना है। तो आप लोग जो भी लोग ये आप लोग फर्स्ट बार ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जा करके आप लोग पीछे के जो भी लेक्चर्स हैं उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कारण क्या है, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पार्ट है या आगे के जो भी पार्ट हैं उसमें प्रॉपर्टी या फ्लूइड से रिलेटेड छोटे छोटे जो प्रॉपर्टी हैं वो आपको बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न करेंगी। अतः वो दिक्कतें आपके सामने न आए, इसके लिए आप लोग पीछे के लेक्चर देख लीजिएगा ताकि हाइड्रोस्टैटिक्स या आगे के जो भी पार्ट हैं उसको पढ़ने में आपको दिक्कतें न आए। ठीक है, तो चलिए अभी आगे मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, वो आप लोग इसलिए उसको पीछे का लेक्चर देखना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए हाइड्रोस्टैटिक्स को इसी को हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक्स या फ्लूइड स्टैटिक्स होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, अर्थात यह एक विज्ञान की शाखा है। अब इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत क्या किस चीज़ का एनालिसिस करना है उसके बारे में हम बताते हैं। इस शाखा के अंतर्गत हम लोग किसी फ्लूइड के रेस्ट पोजीशन का एनालिसिस करते हैं। अर्थात यूँ कहा जाए कि जब कोई फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में हो या रेस्ट में हो तो इस फ्लूइड का जो एनालिसिस किया जाता है वो कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेस्ट में स्थित किसी भी फ्लूइड का या किसी भी लिक्विड का एनालिसिस किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक्स। या एक पार्ट और आपका इसी में आता है, आप परिभाषा में वो भी दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जब कोई फ्लूइड रेस्ट में होगा तो उसका एनालिसिस करते हैं, तथा इसके साथ साथ हम जब कोई फ्लूइड किसी ऐसे कंटेनर में रखा होता है जो कंटेनर भी वेलोसिटी से मूव करता है, अर्थात इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। अर्थात ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है और ये फ्लूइड मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो कंटेनर है वो भी वेलोसिटी से या यू वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो ये कंटेनर मूव करेगा तो इसका भी एनालिसिस हम लोग इसी के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत, हाइड्रोस्टैटिक्स। अब कहेंगे कि सर भी वेलोसिटी से कंटेनर मूव कर रहा है तो ये लिक्विड भी मूव कर रहा होगा। हाँ श्योर है, ये लिक्विड भी मूव कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस लिक्विड के एक पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल, पूछा जाए इनके बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना है।
रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वो जीरो आएगी। क्योंकि जिस समय ये पूरा कंटेनर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस समय ये पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा जाए तो वो भी v होगा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी पूछा जाए वो भी v होगा, और इस फ्लूइड में जितने भी पार्टिकल होंगे उन सब की वेलोसिटी भी ही होगा। तो जाहिर सी बात है, इसकी वेलोसिटी भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, तो आई होप वो कितना होगा, जीरो होगा। तो आप लोग को इसकी परिभाषा समझ में आ गई होंगी। मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसमें परिभाषा एक लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल एक बार आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। तो क्या डिफिनेशन दिए हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रेस्ट में स्थित किसी फ्लूइड का एनालिसिस करना या किसी रिजिड बॉडी मोशन, यानी किसी कोई कंटेनर है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें स्थित किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड का एनालिसिस करना, ये सब आता है किसके अंतर्गत बेटा? हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। या ये सारी चीज़ें एनालिसिस जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोस्टैटिक्स। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक्स में जैसे मान लो ये द्रव जो है या लिक्विड है, ये रेस्ट में है, तो पूछा जाए इस रेस्ट में है तो इसमें कौन सा स्ट्रेस काम कर रहा है? क्या इस पे शियर स्ट्रेस काम कर रहा है? तो शियर स्ट्रेस अभी आपको पिछले चैप्टर में मैं पढ़ाया हूँ, टाउ बराबर म्यू du/dy। इसका एनालिसिस हमने किया। अब इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि ये शियर स्ट्रेस इस पे निर्भर कर रहा है, du पे। तो आप बताओ, ये पूरा फ्लूइड रेस्ट में है, तो क्या इसमें किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ न कुछ है? तो कहेंगे नहीं है। तो जब वेलोसिटी नहीं है तो du का मान जो आएगा बेटा वो कितना आएगा? जीरो। और जब du का मान जीरो आएगा तो du/dy का मान जीरो आएगा। जब इसमें पुट करेंगे तो टाउ का मान भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब कोई लिक्विड रेस्ट पोजीशन में होता है तो उस पर शियर स्ट्रेस का मान कितना होता है? तो आप बता सकते हैं कि उस पर शियर स्ट्रेस का मान जीरो होता है। अर्थात जब कोई फ्लूइड मूव करने वाला होगा या मूव कर रहा होगा, उस दशा में आपका ये शियर स्ट्रेस का मान मिलता है। लेकिन यदि कोई रेस्ट पोजीशन में है या हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है तो उस पे इस शियर स्ट्रेस का मान क्या आता है? जीरो आता है। तो आई होप इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि इस हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग को किस किस चीज के एनालिसिस से करना है। तो इस पार्ट में क्या क्या एनालिसिस करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, नोट करिए। चलिए, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला पार्ट हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेशर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स का बेस है ये चैप्टर। यदि ये चैप्टर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। सेकेंड टॉपिक है आपका टोटल प्रेशर। एट प्लेन सरफेस, प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। यानी हम लोग किसी कर्व सरफेस या प्लेन सरफेस पे टोटल प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे या किसी डैम पे। और थर्ड आपका है बायंसी। तो ये आपके तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसका एनालिसिस हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे बेटा? हाइड्रोस्टैटिक्स। अर्थात हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रेशर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर और बायंसी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से श्योर है आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन तो बनेंगे ही, साथ में आगे का जो आपका एनालिसिस है फ्लूइड मैकेनिक्स का वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि इन सब के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपका बीच बीच में आता रहेगा। जैसे अभी पहले पार्ट का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा,
या वो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। उसी तरह आगे के पार्टों में इन सब का कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेगा, इसलिए आप लोग ये पार्ट जरूर ध्यान से देखिएगा। और मैं इन सब का एनालिसिस इस तरह करूँगा, आपके SSC जेई या अदर जेई के एग्जाम हो उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, वो सारा चीज़ मैं साथ में सॉल्व कराता चलूँगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, और मैं नोट्स तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रेशर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर। आप लोग पहला पार्ट, चलिए पहला पार्ट यहाँ लिख देते हैं, प्रेशर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। यदि आप लोग को लिखा हुआ थोड़ा कम दिख रहा हो तो आप अपना जो है वो बढ़ा लीजिएगा, मेगापिक्सल जो है वो उससे क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो प्रेशर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं, प्रेशर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रेशर तो आप लोग पढ़े होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं दाब, और इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं किसी भी प्लेन सरफेस या कर्व सरफेस या किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया में लगने वाले नॉर्मल फोर्स को, एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अर्थात ये कोई सरफेस है, इसका जो एरिया है, सपोज करिए इसका एरिया है हमारा A, और नॉर्मल फोर्स लगने वाला जो है ये F। तो कहते हैं किसी सरफेस के जो है यूनिट एरिया में जो लगने वाला नॉर्मल फोर्स होता है या परपेंडिकुलर फोर्स होता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं प्रेशर। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात P बराबर आपका आता है F/A। तो ये बेसिक आपका डिफिनीशन है या बेसिक फार्मूला होता है किसका, प्रेशर का। तो P बराबर F/A है। तो अब इसकी डिफिनीशन हम इसको 1 करके भी देते हैं, अर्थात कहते हैं कि किसी सरफेस के यूनिट एरिया में लगने वाले नॉर्मल फोर्स को या परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम लोग प्रेशर कहते हैं। अब बार बार हम नॉर्मल फोर्स क्यों कर रहे हैं, ये दिमाग में रखिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये कोई सरफेस है, इस पे कोई फोर्स इंक्लाइंड लग रहा है। अब इंक्लाइंड लग रहा है यही F, तो पूछा जाए इस F के वजह से इस एरिया A में कितना प्रेशर डेवलप होगा, तो आप तुरंत F/A कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि F/A करते हैं तो ये प्रेशर का मान नहीं मिलेगा, अर्थात यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसी दशा में क्यों, क्योंकि प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही है कि हमेशा किसी लिक्विड द्वारा या किसी भी द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो हमेशा उस प्लेन के कैसे होता है, नॉर्मल होता है। इसलिए इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लीजिएगा। सपोज करिए थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका F sin थीटा, ये आ जाएगा F cos थीटा। तो यहाँ पर यदि प्रेशर पूछा जाए तो F/A न होकर के क्या मिलेगा बेटा, F sin θ/A। अर्थात प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये याद रखिएगा, हमेशा प्लेन के कैसे होता है, नॉर्मल होता है। तो एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन इसकी समझ में आ गई होगी। किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया में लगने वाले नॉर्मल फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब इसके यूनिट की बात करते हैं कि प्रेशर की यूनिट क्या है। चलिए, तो यूनिट क्या क्या है, यहाँ पे फोर्स की यूनिट और एरिया की यूनिट क्या जो रेशियो होगा वही आपका प्रेशर का यूनिट कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका आपको समझ सकते हैं न्यूटन या किलो न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो हम जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है, बार बार आपको परेशान करेगा, उसके बारे में लिख देते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, पहला लिख लीजिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, और या इसी 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, या कहीं कहीं आपको kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे देता है इसका मात्रक। लेकिन ये सब जो यूनिट आप देख रहे हैं,
कहीं न कहीं कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है सर ये जो यूनिट है ये इसकी भी यूनिट है, स्ट्रेस की। तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे ये स्ट्रेस है कि प्रेशर है? तो अभी हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। फिलहाल अभी यूनिट को समझ लीजिए, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एक और स्टैंडर्ड यूनिट आएगा बार। ये क्यों लिया गया, ये कहाँ से आया, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका आप एक नाम दे सकते हो टोर। फिर इसी में आपका एक और आता है पीएसआई, ठीक है। तो ये सभी यूनिट है। अब ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपका बार में भी दे सकता है, टोर में भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहां कहीं भी बार, टोर, पीएसआई की बात करता है ये रिलेटेड होता है किससे? प्रेशर से। तो ये आप यूनिट लिख लीजिएगा। अभी एक एक के बारे में बता रहा हूं कौन किससे रिलेशन है, किसका मान कितना होता है। फिलहाल हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, अर्थात स्ट्रेस और प्रेशर के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, एक लाइन में समझिए। प्रेशर जो होता है ये किसी भी बॉडी का एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, अर्थात ये आपका बाहरी प्रभाव होता है, कौन? प्रेशर। और जो स्ट्रेस होता है बेटा ये आपका इंटरनल इफेक्ट होता है। अब एक्सटर्नल इफेक्ट, इंटरनल इफेक्ट का मतलब क्या है? सपोज करिए जैसे ये कोई बॉडी है, अब पूछा जाए कि इस पे प्रेशर का मान कितना होगा या प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो हमेशा इस पे लगने वाले नॉर्मल या एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से, जैसे इस पे लगने वाला फोर्स F है तो इस F के अनुसार हम इसमें लगने वाले प्रेशर को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब कहीं हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं तो इस F के अनुसार न डिफाइन करके इसके किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है, इंटरनल फोर्स या इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, इस इंटरनल फोर्स के अनुसार हम लोग फाइंड करते हैं किसका मान? स्ट्रेस का मान। अब आप कहोगे कि सर ये जो इंटरनल फोर्स होगा ये F के बराबर ही तो होगा, लेकिन हाँ बराबर तो होगा लेकिन हमेशा नहीं। जैसे सपोज करिए ये आपने बहुत ही कम फोर्स इस पे आपने अप्लाई किया, सपोज करिए 5 न्यूटन का, तो उस दशा में इसके अंदर जो इंटरनल फोर्स है वो भी 5 न्यूटन का है, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर प्रेशर और स्ट्रेस दोनों के लिए फोर्स का मान बराबर ही हो जाएगा। लेकिन आप बताओ इस F के मान को आप बढ़ाते जाओ तो क्या इसका मान हमेशा बढ़ करके उसके बराबर ही होगा? तो आपके दिमाग में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी सहने की एक क्षमता है। एक समय ऐसा आएगा कि इंटरनल फोर्स का मान जो है उसके बराबर न हो करके सरेंडर कर जाएगा कि मेरा मान अब इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। अर्थात इंटरनल फोर्स की अपनी एक लिमिट होती है कि यहीं तक ये बढ़ सकता है। तो जब यहीं तक बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी भी लिमिट हो जाएगी कि स्ट्रेस की भी अपनी एक लिमिट है। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है ये बाहर से लगता है, इसके बढ़ाने की या लगाने की कोई भी लिमिट नहीं होती है, इसको जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। तो प्रेशर का मतलब होता है बाहर से जितना चाहे उतना फोर्स लगा करके हम प्रेशर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसकी अपनी एक लिमिट होती है, उसके बाद ये हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये एक लाइन में याद रखिएगा, ये इंटरनल इफेक्ट होता है और ये जो होता है आपका कैसा इफेक्ट होता है? एक्सटर्नल इफेक्ट होता है। और यूनिट की बात करते बेटा तो यूनिट ये तीनों जो यूनिट है ये आपका स्ट्रेस का भी यूनिट दिखता है, ये प्रेशर की भी यूनिट दिखती है, लेकिन जो बार होता है, टोर होता है, पीएसआई होता है, ये आपका केवल और केवल रिलेटेड टू क्या होता है? प्रेशर होता है। तो आई होप प्रेशर की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि यूनिट एरिया में लगने वाले नॉर्मल फोर्स को ही हम लोग प्रेशर कहते हैं और उसकी यूनिट ये इतनी होती है। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, कौन किसके बराबर होता है, इसका मान किसके बराबर होता है, न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ेगी। तो किसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम 60 में नोट कर देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम पूछें 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अर्थात 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब बात करते केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसमें दे देता है और हमको न्यूमेरिकल लगाना रहता है न्यूटन और मीटर में। तो जहाँ कहीं दे दे 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो इसको आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? 1 kgf में कितना न्यूटन होता है बाबू? आप लोग पढ़े होंगे 9.81 न्यूटन 1 किग्रा भार में 9.8 न्यूटन होता है। और इसका हो जाएगा 10⁻⁻⁴ क्या मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, कहीं भी आपका केजीएफ में दे दे कि प्रेशर इतना केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको डायरेक्ट बदलना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो जितना दिया रहेगा उसी में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे? 9.81 इंटू 10⁴। क्लियर है? अब आपका आता है, पूछता है कि बार क्या है? तो ये जो बार है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लिया गया है। आगे मैं डिस्कशन करूंगा। अर्थात जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लगभग इक्वल टू 1 बार होता है। अर्थात 1 बार बराबर 1 ATM। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो आपको ये ज़्यादा आएगा कि 1 बार किसके बराबर होता है? तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अब आता है टोर क्या है? तो यहाँ 1 टोर, ये जो टोर लिया गया है बाबू, अभी आगे हम बताएंगे कि प्रेशर स्ट्रेस से और अलग कैसे होता है। अर्थात प्रेशर को हम लोग हाइट के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको बताएंगे। तो जब हाइट के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ टोर के रूप में भी कभी कभी व्यक्त करते हैं। तो एक टोर जो होता है 1 mm पारे या HG के दाब, यानी 1 mm हाइट का पारा जितना प्रेशर लगाता है उसे हम लोग कहते हैं कितना टोर? 1 टोर। यानी 1 टोर जो होता है 1 mm पारे के दाब के बराबर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के। अब एक चीज़ और लिखे थे आपको यहाँ पर, PSI। अब बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये PSI क्या है, कहीं कहीं दे देता है। तो PSI का मतलब होता है आपका ये पाउंडल प्रति स्क्वायर इंच। अर्थात जब फोर्स को आप पाउंडल में लेंगे और जब एरिया को इंच स्क्वायर में, अर्थात जब आपका फोर्स पाउंडल में लेंगे और एरिया स्क्वायर इंच में लेते हैं, तो जो हमारा यूनिट मिलता है प्रेशर की, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? PSI। तो PSI समझ में आ गया होगा कि जब फोर्स को पाउंडल में लेंगे और आपका एरिया को एरिया को स्क्वायर इंच में लेते हैं, तो जो आपका यूनिट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? PSI। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम आपको बताते हैं कि ये जो प्रेशर का एनालिसिस करना है ये लिक्विड में कैसे हम लोग करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तब देखिए, तो हम लोग क्या पढ़े अभी तक? हाइड्रोस्टैटिक क्या है? एक लाइन में हम बताते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कोई फ्लूइड जब रेस्ट पोजीशन में होता है या कोई फ्लूइड किसी ऐसे किसी कंटेनर में रखा होता है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, लेकिन फ्लूइड का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 0 होगा। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना था? पहला प्रेशर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, दूसरा टोटल प्रेशर एट प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस, और तीसरा क्या था? बायंसी। तो अब हम प्रेशर क्या है ये बता दिए आपको। प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा। प्रेशर की यूनिट क्या होती है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो भी प्रेशर का परिभाषा बता रहे थे ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सबके लिए कॉमन डिफिनीशन होता है, लेकिन हमको किसी लिक्विड के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है या उसके सेल्फ वेट की वजह से कितना प्रेशर होता है, इसका एनालिसिस करना है। तो अब जो है आपके ये न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहीं से। तो देखिए क्या टॉपिक है। अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना हमको? किसी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में स्थित लिक्विड के अंदर
किसी पॉइंट पर प्रेशर ज्ञात करना। ये हमारा मेन जो है टॉपिक है। क्या कर रहा है, किसी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में स्थित लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर का मान हमको फाइंड करना सीखना है कि कैसे किसी स्थिर लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात सपोज करिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई ये लिक्विड है, ये ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, और ये इसकी फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इस तरह कहीं बना दे तो ये बताता है फ्री सरफेस ऑफ वाटर या लिक्विड, जो भी है लिक्विड, ठीक है। तो अब हमको ये इस तरह का, या आपको ये कहीं कंटेनर में भी दे सकता है या कहीं भी दे सकता है आपको, इस तरह कोई भी लिक्विड आपका हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में रखा हो तो आपको पूछा जाए यहाँ से 3 मीटर दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालो, यहाँ से 2 मीटर दूरी पे निकालो, यहाँ पे 4 मीटर दूरी पे बताओ, या बताओ प्रेशर किस तरह वेरी करता है। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब हमको पाना है तो ये टॉपिक आपको ध्यान से समझना है। सपोज करिए ये कोई पॉइंट है जो यहाँ से h गहराई पर स्थित है। इस पॉइंट पे हमको प्रेशर का मान फाइंड करना है कि यहाँ पर प्रेशर का मान कितना होगा, किसके वजह से होगा, किस तरह फाइंड किया जाता है और क्या लॉ लगता है, इस नियम का नाम क्या है जिसके द्वारा निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा इसको समझने के लिए हम कुछ एज्यूम करते हैं। सपोज करिए जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी जो है वो सपोज करिए रो है। ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो यदि वाटर होगा तो वाटर के रो का मान रखेंगे, यदि ये मरकरी होगा तो मरकरी के रो का मान रखेंगे, या कोई अदर लिक्विड होगा तो उसके रो का मान ले लेंगे। अभी हम जनरली एक सामान्य कोई लिक्विड लिए हैं जिसकी डेंसिटी रो है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर हमको निकालना है। तो प्रेशर को निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि ये किस कंडीशन में है, हाइड्रोस्टैटिक। अब हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है तो पूछा जाए इस पे लगने वाला जो नेट रिजल्टिंग फोर्स है वो कितना है, तो जाहिर सी बात है नेट रिजल्टिंग फोर्स जो होगा वो 0 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके हम यहाँ पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट ज्ञात करते हैं। कैसे, सपोज करिए यहाँ जो प्रेशर का मान है वो उसका मान P है। अब इस P का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इमेजिनरी फ्लूइड एलिमेंट लेंगे। यानी यहां पर हमने क्या किया, एक काल्पनिक फ्लूइड एलिमेंट लिया, अर्थात ये फ्लूइड एलिमेंट है। ये कोई सॉलिड नहीं है, ये फ्लूइड का ही हम लोग इस तरह का एक जो है आपका इस शेप का जो सिलिंड्रिकल शेप का एक फ्लूइड एलिमेंट हमने ले लिया। अब सपोज करते हैं इस फ्लूइड एलिमेंट का ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ए है। इसकी जो हाइट है वो हम सपोज कर लेते हैं डेल्टा H है। अब आप बताइए इस पे टोटल जो चारों तरफ से लगने वाला नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। तो यहां पर एक लाइन लिखते हैं, नेट फोर्स एट फ्लूइड एलिमेंट कितना होगा। तो आप कहेंगे नेट फोर्स का जो मान होगा किसी भी डायरेक्शन में वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है फ्लूइड है वो किस कंडीशन में है बाबू, हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक कंडीशन में है, तो जाहिर सी बात है नेट फोर्स का मान 0 होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके हमको इस P का मान हमको क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। जैसे हम इस साइड से प्रेशर, इस साइड से फोर्स की बात करें तो इस साइड लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे।
फिर आपका सामने से लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपके बैक से लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, वो एक दूसरे को जो है आपका काउंटरैक्ट कर देंगे। लेकिन जो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स है ये दोनों शायद बराबर ना हो। क्यों बराबर ना हो? देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है ये किसकी वजह से है? ये इस लिक्विड की वजह से है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा लिक्विड का मान बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर का मान कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह लिखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो प्रेशर होगा P प्लस dP अपान DH इंटू डेल्टा H। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया यहाँ पे प्रेशर कुछ इतना है। कैसे इतना मान लिया? हम ये देखिए, हम ये सपोज कर लिए हैं कि किसी लिक्विड में डेल हाइट यानी DH हाइट पे जो प्रेशर में वेरिएशन है वो dP है, अर्थात DH हाइट में जो प्रेशर में वेरिएशन है वो dP है। क्योंकि जैसे जैसे हाइट वेरिएट करेगा लिक्विड का वेट बढ़ता जाएगा और वेट बढ़ता जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी लिक्विड में जो प्रेशर का मान होगा वो जनरली इसके वेट के कारण होगा। ये आप लोग समझते होंगे। तो 1 हाइट पर कितना होगा? ये हो जाएगा dP अपान DH। तो अब बताइए यहाँ से लेके यहाँ पे प्रेशर P है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? तो कितनी हाइट नीचे गए हैं? ये हम लोग आए हैं डेल्टा H। तो यहाँ पे जो प्रेशर का मान हो जाएगा ये हो जाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक आने में प्रेशर में वेरिएशन इतने का है, अर्थात इतना प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ प्रेशर P था तो यहाँ टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P तो लेंगे ही और प्लस जितना बढ़ गया उसको ऐड कर देंगे। तो आई होप यहाँ पे प्रेशर इतना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछा जाए इस फ्लूइड एलिमेंट पे टोटल कुल कितने फोर्स कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अतः इस फ्लूइड एलिमेंट पर टोटल 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। अप्लाई होने के तो बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो 3 फोर्स हैं जिनको लेकर के हमको गणना करना है, जो बचेंगे, जो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे पहला कौन सा? यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दीजिए अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस, यहाँ दे दीजिए। अपर सरफेस प्रेशर फोर्स, अपर सरफेस पे जो प्रेशर फोर्स होगा तो फोर्स बराबर क्या निकलेगा बेटा? प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि उसका एरिया हमने ए माना है। फिर सेकंड, और इसका पूछा जाए कहाँ लगेगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर दूसरा जो होगा लोअर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर प्रेशर फोर्स, तो टोटल प्रेशर कितना है बाबू? P प्लस dP अपान DH इंटू डेल्टा H, ये प्रेशर है और उसका भी एरिया A है। तो ये कहाँ काम कर रहा है? ऊपर की तरफ। और फिर तीसरा जो है वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो वेट कैसे निकालते हैं बाबू? इसका कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। यदि W निकालना है तो W बराबर होता है mg और मास बराबर क्या होता है बाबू? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो V rho g, अब इसका वॉल्यूम कितना है बाबू? वॉल्यूम निकालने के लिए आप जानते होंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि सिलेंडर है, और इनटू इसकी हाइट, ये हो गया वॉल्यूम, और इनटू हो जाएगा आपका रो जी। अब पूछा जाए रो क्या है, तो रो इस एलिमेंट की डेंसिटी है और ये एलिमेंट इसी फ्लूइड का ही है, अर्थात लिक्विड का ही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रो जो होगा उस लिक्विड की ही डेंसिटी होगी। तो ये आपका वेट होगा, और वेट जो काम करेगा बेटा हमेशा किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप ये इतने फोर्स काम करेंगे। अब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, अर्थात वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके हम लोग देखेंगे इस प्रेशर का मान कितना है।
चलिए, तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। ये सारा पिक्चर आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के लिए इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन v इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने लगा दिया। अब बताइए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स काम कर रहा था बेटा? P इंटू ए और प्लस उसका वेट कितना था? A इंटू डेल्टा एच इंटू रो जी, और माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहा था बाबू? P प्लस dp अपान डी एच इंटू डेल्टा एच इंटू ए, और बराबर हो जाएगा 0। इस माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, इसको उधर लेते हैं, तो या ऐसे लिखते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए p का a में, तो कितना हो जाएगा? p इंटू ए और प्लस dp अपान डी एच इंटू डेल्टा एच इंटू ए। इसका मल्टीप्लाई करके हमने इधर लिख लिया और बाकी सबको उधर लेते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा p इंटू ए, ये हो जाएगा प्लस a रो जी। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जब कॉमन लेकर के इसके बाद नीचे लिखेंगे इसको तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा? dp अपान डी एच बराबर रो जी। इसको कहीं कहीं इस तरह भी लिखा जाता है साइन में, dp अपान डी एच बराबर प्लस माइनस रो जी। अलग अलग जगह लिखते हैं, तो कैसे कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए डायरेक्ट हमने प्लस लेकर के किया है। और कैसे क्या करना है कब, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कहीं किसी फार्मूले माइनस दे करके। ठीक है, ये आया रिलेशन। अर्थात अब पूछा जाए इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि यह dp अपान डी एच क्या है और इस पूरे को कहते क्या है, इसको समीकरण 1 बना दे रहे हैं। तो हम बारी बारी से ऑब्जेक्टिव के टर्म में हम बताते हैं क्या क्या पॉइंट आप नोट करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है एक एक चीज़ के बारे में। तो आई होप ये फिगर आप लोग बना लिए होंगे। फिगर हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप क्या नोट करेंगे कि इस नियम को, इस पूरे लॉ को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ कहते हैं या हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ ऑफ प्रेशर कहते हैं। समीकरण 1 को अर्थात इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ ऑफ प्रेशर कहते हैं। इसको एक चीज़ याद रखिएगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, इस dp अपान डी एच को क्या कहते हैं? केवल dp अपान डी एच को, इस dp अपान डी एच को हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट नाम देते हैं। जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़े थे टाउ बराबर u du अपान डी वाई। तो डी वाई जो था वो हाइट ही था या डिस्टेंस था, और डी यू जो था ये किस में चेंजिंग था? वेलासिटी में चेंजिंग। तो जो डिस्टेंस के सापेक्ष वेलासिटी में चेंजिंग था इसको कहते थे हम लोग वेलासिटी ग्रेडियंट। उसी तरह यहाँ डेप्थ के रिस्पेक्ट में प्रेशर में चेंजिंग है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? प्रेशर ग्रेडियंट। एक बात और याद रखिएगा, इसका आपसे कभी कभी बीमीय सूत्र पूछ लेता है, इसका डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जैसे प्रेशर का और इसका एरिया का, ये आपका क्या है? हाइट है। तो जैसे आपका प्रेशर का क्या होगा बेटा? फोर्स अपान एरिया। फोर्स का क्या होता है? ml t पे -2, और यहाँ एरिया हो जाएगा a, तो a का हो जाएगा l पे 2, तो ये 2 पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ml पे -1 t पे -2, केवल ये प्रेशर का हो गया। अब अपान l नीचे है ये, तो ऊपर जाएगा तो l पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ml पे -2
और T पे -2। ये डायमेंशनल एनालिसिस हो जाएगा, बीमीय सूत्र हो जाएगा किसका, प्रेशर ग्रेडियंट का, अर्थात dP/dH का। तो याद रखिएगा dP/dH को क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। फिर dP/dH का क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस से, mL पे -2 और T पे -2 होता है। और तीसरी चीज पूछा जाए कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है ये किसके बराबर होता है, या हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा कि किसी भी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में स्थित लिक्विड का जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो ρg के बराबर होता है। और ρg को एक साथ क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। तो यहां पे एक और लाइन आप ऑब्जेक्टिव करके लिख लीजिएगा कि किसी रेस्ट पोजीशन में स्थित लिक्विड का जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उस लिक्विड के वेट डेंसिटी के बराबर होता है, अर्थात ये आपके स्पेसिफिक वेट के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आई होप इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी कि ये नियम क्या है। लेकिन आपका एक आंसर का जवाब नहीं मिला। जैसे हेडिंग डाले थे हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में स्थित लिक्विड के अंदर पॉइंट पे प्रेशर निकालना, अभी हमारा प्रेशर नहीं निकला है, अभी नियम आया है। लेकिन हाँ, यही जो ऐसा नियम है जिसकी सहायता से रेस्ट पोजीशन में स्थित लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर का मान हम क्या ज्ञात करते हैं। तो अब इसके द्वारा कैसे प्रेशर का मान निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कैसे प्रेशर का मान निकालते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, ये नियम याद रखिएगा। चलिए, जैसे यहां पे हम बता दें आपका कि ये कोई लिक्विड है, ये रेस्ट पोजीशन में है। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर P का मान निकालना था जिसकी हाइट कितनी थी, h थी। तो हम लोग ने नियम क्या निकाला, और ये फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस है तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर आएगा बेटा, ये आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा 1 atm। अब यहाँ के अंदर प्रेशर का मान टोटल कितना इसको निकालना है। तो अभी हम लोग ने नियम पढ़ा कि dP/dH होता है ये किसके बराबर होता है, ρg के। अब dP/dH ρg के बराबर होता है तो इसका प्रयोग कर करके हमको इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। तो करेंगे क्या, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो dP बराबर हो जाएगा ρg × dH। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। आपको जिस दोनों पॉइंटों के बीच प्रेशर जो है पता है, या एक का पता है जिसका दूसरे का निकालना है, उनके बीच इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आपको फ्री सरफेस पे प्रेशर का मान पता है किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक। यहाँ कितना प्रेशर ये नहीं पता है, इसको मान लिए हैं P। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ का प्रेशर है कितना बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P atm, और यहाँ का प्रेशर जिसको हमको निकालना वो कितना है P, और ये है dP। अब बताइए यहाँ हाइट के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो यहीं से हाइट शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइट का मान कितना ले लेंगे बेटा, 0, और यहाँ आते आते h हाइट है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे h हाइट में। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे फ्लूइड के लिए जब तक ये लिक्विड रहेगा तब तक रो और जी का मान कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो DH का वेरी करेगा, तो इसका जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा P - P atm, और इधर आ जाएगा आपका ρgh। तो अब P बराबर हो जाएगा कितना, P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh। यानी रेस्ट में स्थित किसी भी लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर का जो मान होता है उसका मान होता है P atm प्लस ρgh। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पूछा जाए ये जो प्रेशर आया इसका नाम क्या है, आगे हम आपको बताएंगे गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, या सक्शन प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अर्थात इसको यदि हम लोग 0 मानते हुए यदि एनालिसिस करें, अर्थात इसको हम लोग 0 मान लें तो क्या आएगा बेटा, P बराबर ρgh। अर्थात यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गणना में न लें, डायरेक्ट इस लिक्विड के कारण कितना यहाँ पर प्रेशर है इसका मान हम लोग निकालें तो उसका मान आ जाएगा कितना बेटा, ρgh। अब पूछा जाए जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर के गणना कर रहे थे, जैसे ये था P atm प्लस इतना, तो इसका नाम क्या था, और जब छोड़ रहे तो इसका नाम क्या है, आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल यहाँ लिख दे रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसको कहते हैं गेज प्रेशर।
ठीक है। अर्थात जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर के, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेते हुए किसी भी पॉइंट पर टोटल कितना प्रेशर है, कुल कितना दाब है, इसका मान हम लोग निकालते हैं तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानते हुए किसी पॉइंट पे प्रेशर ज्ञात करते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं कौन सा प्रेशर, गेज प्रेशर। तो याद रखिएगा, और मैक्सिमम कंडीशनों में हम लोग इसी का मान निकालते हैं और बाद में जब हमको एब्सोल्यूट चाहिए रहता है तो उसी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, या उससे कम होगा तो घटा देंगे, जैसा भी होगा। तो ये आपके सामने एक रिलेशन निकल करके आया। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है बेटा कि ये जो P का मान है, ठीक है, ये किस पे निर्भर कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन फिलहाल इसी फार्मूले से आप हमेशा प्रेशर का मान निकालोगे। जैसे हम सपोज करें, यहाँ आपको बता दें, यहाँ पे ये नोट कर लिए होंगे, जैसे यहाँ पे कोई कंटेनर है, ऐसे क्वेश्चन आपको देता है और ये रेस्ट पोजीशन में है ऐसे, तो पूछा जाए इसके इस पॉइंट पर कितना लिक्विड इस सॉलिड पे प्रेशर लगा रहा है, या इस लिक्विड के वेट के कारण यहाँ पे टोटल कितना प्रेशर, इसका मान बताइए। तो आपको निकालने के लिए आपको यदि ये निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ये जानना जरूरी है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको नहीं पता है तो आप देखिए ये पॉइंट यहाँ से कितनी हाइट पर है, ये हाइट पता कर लीजिए, और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो पता कर लीजिए, और फार्मूला रख दीजिए P बराबर रो जी एच। और इस फार्मूले से यहाँ एच हाइट पे जितना भी प्रेशर आएगा वो यहाँ पर प्रेशर का मान होगा। तो आई होप ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। फिर पूछ देता है एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, तो उसी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दिक्कतें कहाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं कि जब यही कंटेनर है और इसमें कह देता है यहाँ पे कह देगा नीचे वाटर है और ऊपर कोई ऑयल है, ठीक है, या ऊपर वाटर है नीचे ऑयल है, ऐसे दे देगा, दो लिक्विड दे देगा और कहेगा यहाँ पर आप लोग को प्रेशर इंटेंसिटी, इसको प्रेशर इंटेंसिटी भी कहते हैं, या प्रेशर का मान बताइए कितना होगा। तो एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर रो जी एच, यानी एक समय में किसी एक ही लिक्विड का प्रेशर आप यहाँ पर फाइंड करेंगे। जैसे अब पूछा जाए यहाँ पे कुल प्रेशर कितना है, तो आपको पता होगा ऑयल की वजह से भी प्रेशर आएगा और वाटर की वजह से भी प्रेशर आएगा। तो आप क्या करिएगा, इस ऑयल की हाइट को मान लीजिएगा H1 और इस वाटर की हाइट को मान लीजिएगा H2। ऑयल है तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी ρ1, ये वाटर है तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी ρ2। तो अब यहाँ पे को पूछा जाए टोटल प्रेशर कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए पहले इस पॉइंट पे प्रेशर ऑयल के कारण निकाल लीजिए। तो आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पे प्रेशर ऑयल के कारण कितना होगा, तो आप कहेंगे ρ1 GH1, ये आपका यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा। अब आयल बढ़ नहीं रहा है, अर्थात नीचे आयल नहीं है, तो अब आयल का जो प्रेशर होगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर पूछा जाए आयल की वजह से कितना प्रेशर है, तो भी उसका मान ρ1 GH1 ही होगा। इस पॉइंट पर पूछा जाए आयल की वजह से कितना प्रेशर है, तो वो भी आपका ρ1 G1 H1 ही होगा। लेकिन टोटल प्रेशर क्या है वो बदल रहा है, क्योंकि यहाँ जब आ जाएंगे तो आयल की वजह से प्रेशर तो उतना ही होगा, लेकिन वाटर की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ता तो जाएगा, लेकिन किसकी वजह से बढ़ रहा है ये आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे पूछा जाए कौन सा प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे आ गए तो एटमॉस्फेरिक के साथ साथ आयल का प्रेशर है, धीरे धीरे आयल की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे आए तो केवल आयल की वजह से प्रेशर था, या जो भी एटमॉस्फेरिक था वो तो रहेगा ही आएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ गए आयल का प्रेशर अब कांस्टेंट हो जाएगा जो ही वाटर में प्रवेश करेंगे, लेकिन वाटर की वजह से प्रेशर का मान अब बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा बेटा वो आयल का प्रेशर ρ1 GH1 और प्लस वाटर का प्रेशर हो जाएगा ρ2 GH2। तो आई होप आप लोग को हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में स्थिर लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर का मान कैसे निकालते हैं ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि dP/dH बराबर ρg क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसको क्या कौन सा नियम कहते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझा दिया है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल जो लगाना है, इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं प्रेशर निकालने, इसको लगा लीजिएगा।
रखिएगा, कभी कभी बदलने वाला आ जाता है, तो इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। इस प्रेशर का जो मान है क्या इसी टर्म में ज्ञात करते हैं कि किसी और टर्म में भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा इसी से संबंधित होगा कि प्रेशर हेड किसे कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक नोट करिए आप यहां पर, प्रेशर हेड। चलिए तो अगला टॉपिक क्या होता है बेटा? अगला टॉपिक है हमारा प्रेशर हेड। अब प्रेशर हेड क्या है? जब कहीं किसी लिक्विड के अंदर किसी प्रेशर को जब हम लोग उसको ऊंचाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उसी प्रेशर को जब हम लोग हाइट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारा प्रेशर होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड। अर्थात प्रेशर को इसके टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? इसका फॉर्मूला है H बराबर P/ρg। अर्थात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में इसका बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। यदि ये नहीं क्लियर है हेड का कॉन्सेप्ट, तो आप मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो चलिए बताते हैं ध्यान दीजिए। जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि प्रेशर का मान ऐसे निकालते हैं, P बराबर ρgh। तो यहाँ पे प्रेशर हेड क्या आ गया? कोई बात नहीं, यहाँ पे H बराबर हो जाएगा आपका क्या? P/ρg। अब इसमें डिफरेंस क्या है और क्या अंतर है, इसके बारे में समझिए। जब आपका प्रेशर P बराबर ρgh में होगा, तो इसका जो मात्रक आएगा बेटा वो आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पास्कल। लेकिन जब इसकी यूनिट लिखेंगे, इसकी यूनिट, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे इसका ये हाइट है तो जाहिर सी बात है ये मीटर में आएगा या mm में आएगा या आपका सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन ये लिखते समय P बराबर ρgh में ये केवल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे किसी लिक्विड को मेंशन नहीं करना रहता है कि किस लिक्विड का प्रेशर है, बस हम लिख देंगे कि ये इतना प्रेशर है, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब कहीं भी किसी भी प्रेशर हेड के टर्म में किसी प्रेशर को आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर मीटर mm के साथ साथ उस लिक्विड का भी मेंशन करना बहुत जरूरी होता है जिसके हाइट के वजह से प्रेशर आ रहा है। जैसे सपोज करिए, ध्यान दीजिए, ये कोई कंटेनर है, ध्यान दीजिए। अब ये कंटेनर है बेटा, तो इसमें कोई ना कोई लिक्विड रखा होगा। तो सपोज करिए यहाँ पे रखा है वाटर और यहाँ कोई अदर कंटेनर है, इसमें रखा है Hg, मरकरी। अब समझिएगा, अब आप ही बताइए कि इन दोनों की डेंसिटी में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? तो जाहिर सी बात है Hg की ज़्यादा होगी। अब पूछा जाए सेम हाइट पर प्रेशर का मान, सेम हाइट पर, अर्थात यहीं से हम लोग H ऊंचाई पर प्रेशर पूछें, क्या दोनों पे प्रेशर का मान इक्वल होगा? चाहे वो पारा की वजह से हो, चाहे वो उसके वजह से है, तो आप कहेंगे नहीं। यानी यहाँ पर प्रेशर P1 ले लो और यहाँ पर प्रेशर P2 ले लो, तो आपको पता होगा P1 का मान कम आएगा विथ रिस्पेक्ट टू P2। अर्थात यहाँ पे दो लिक्विड है, दोनों का हाइट बराबर रहने के बाद भी प्रेशर का मान जो है बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि P बराबर होता है आपका ρgh, हाइट तो बराबर है लेकिन रो बराबर नहीं है, इसीलिए P का मान क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अब आप बताइए, लेकिन एक चीज और देख लें, यदि हम प्रेशर को बराबर करने पे आ जाएं तो हाइट का मान क्या होगा? वो अलग अलग हो जाएगा दो लिक्विड में। तो अब देखिए यहाँ पर ये है आपका वाटर और ये है आपका पारा। तो आप पाएंगे क्या, किसी वाटर में हम ज्यादा हाइट गए, अर्थात H1 ये है, और किसी पारे में हम बहुत कम हाइट गए, तो हम पाएंगे क्या? हो सकता हो प्रेशर बराबर, या प्रेशर यदि बराबर कर दें, यानी यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2, हम मान लेते हैं कि P1 बराबर P2 है, तो जाहिर सी बात है जब प्रेशर यहाँ का बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है वाटर की हाइट अधिक आएगी और पारे की हाइट कम आएगी। अर्थात जो पारा होगा वो कम गहराई पे ही ज़्यादा प्रेशर देगा, जितना प्रेशर देने के लिए वाटर को ज़्यादा गहराई पर जाना पड़ेगा। अर्थात प्रेशर हेड का मतलब यही होता है कि किसी भी लिक्विड के प्रेशर को यदि हाइट के टर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाता है प्रेशर हेड। जैसे अब सपोज करिए यहां पर आया H का मान 3 मीटर और यहां H का मान आया सपोज करिए 3 mm।
या आपका 2 mm। तो हम कह दें यहाँ 2 mm के बराबर हाइट के बराबर प्रेशर है और यहाँ 3 मीटर हाइट के बराबर प्रेशर है, तो क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं। लेकिन यदि यहीं पे लिख दें 3 मीटर ऑफ वाटर, यहीं ब्रैकेट में लिख दें वाटर, और यहाँ लिख दें 2 mm Hg, तो आपका अब ये चीज़ें कंप्लीट हो गया। अर्थात जहाँ कहीं भी 2 mm Hg लिखा हो, इसका मतलब है कि 2 mm हाइट के कारण प्रेशर का मान हमको प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितने मीटर वाटर के कारण? 3 मीटर वाटर के कारण। तो हमारे कहने का मात्र इतना सा मतलब है कि जब आप P बराबर OGH के रूप में लिखिएगा तो यहाँ पे उस लिक्विड को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि किस लिक्विड का प्रेशर है, वाटर का है कि पारे का है। लेकिन जब आप उसी प्रेशर को आप हेड के रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पर मीटर mm के साथ साथ उस लिक्विड को भी मेंशन कर दीजिएगा कि ये किस लिक्विड का प्रेशर है। बस इतनी सी बात। तो प्रेशर को कहते हैं रो GH, और प्रेशर हेड का कोई परिभाषा दे, कोई क्या कहोगे कि किसी भी प्रेशर को जब हाइट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ही उसका प्रेशर हेड कहलाता है, और ये उसका फार्मूला है। और इसका जो यूनिट होगा वो mm प्लस लिक्विड या मीटर प्लस लिक्विड जो भी होगा, यानी उस लिक्विड को भी आप मेंशन कर दीजिएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा इस पे न्यूमेरिकल्स पूछता है, ध्यान दीजिएगा। किस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछता है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगला छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखिए, फिर अभी इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मैं आपको अभी लगवा दूंगा। जैसे कहता है किसी एक लिक्विड के प्रेशर हेड को किसी अदर लिक्विड के प्रेशर हेड में चेंज करना। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव में दे देता है इस तरह के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि कह दिया कि यहाँ पर H बराबर 3 मीटर वाटर है, अर्थात ऐसे दे देगा, और कहेगा इसको पारे के टर्म में बताइए कि पारे में कितना हाइट होगा। मतलब क्या, देखिए एक चीज़ साइलेंट रहता है, क्या साइलेंट रहता है उसको समझना है, बाकी पूछ देगा ऐसे ही कि यहाँ पर प्रेशर 3 मीटर वाटर है तो बताइए H बराबर कितना मीटर होगा पारे में। अर्थात मतलब क्या है कि यदि कहीं प्रेशर का मान वाटर के कारण 3 मीटर हाइट पे कुछ है तो उतना ही प्रेशर पाने के लिए पारे में कितना हाइट हमको जाना पड़ेगा। अर्थात मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ प्रेशर में चेंज करना, जबकि यहाँ पे एक चीज साइलेंट है बता दे रहे हैं, जबकि प्रेशर का मान इक्वल हो, प्रेशर का मान समान हो। अर्थात यहाँ पे 2 लिक्विड हैं, ये है आपका सपोज करिए पहला लिक्विड और यहाँ पे है कोई दूसरा लिक्विड, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है। इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है। तो आपको पता है जब दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो जितना प्रेशर जो है इसके किसी हाइट पर मिलेगा उसी हाइट पे उतना प्रेशर उसमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर H1 हाइट पर यहाँ पर प्रेशर का मान P है और यहाँ पर H2 हाइट पर प्रेशर का मान भी P ही है। तो हमको H1 और H2 में क्या रिलेशन होगा, यानी 2 लिक्विड में प्रेशर का मान बराबर रखते हुए दोनों के हाइट में रिलेशन निकालना है ताकि हम पता चेंज कर सके एक हाइट से दूसरे हाइट में। तो फर्स्ट लिक्विड के लिए P का मान कितना होगा बेटा, ρ1GH1। सेकेंड लिक्विड में भी प्रेशर P ही है लेकिन इसमें क्या रिलेशन होगा, ρ2GH2। अब दोनों प्रेशर बराबर है तो आप बराबर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ρ1GH1 बराबर ρ2GH2।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जी कैंसिल कर दे बेटा, तो क्या संबंध आ गया, ρ1 H1 बराबर ρ2 H2, ये एक रिलेशन आ गया। इसी को हम लोग वेट डेंसिटी के रूप में लिखना था तो जी मत काटिएगा, और यदि रिलेटिव डेंसिटी के रूप में लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करें, इसमें भी 1000 से डिवाइड कर दें। आपको बताए थे कि जब किसी भी लिक्विड की डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी अर्थात 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये उस लिक्विड की क्या मिल जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी अर्थात रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ S1 और ये हो जाएगा H1 और बराबर यहाँ हो गया H2 और ये हो जाएगा H2। या यहाँ पे G कैंसिल ना किए होते तो रो इंटू जी को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल W1। तो हम यहाँ पर एक संबंध और लिख सकते हैं, स्मॉल W1 H1 या स्मॉल W2 H2। तो ये तीनों टर्म में हम इस फार्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है डेंसिटी के टर्म में, ये है वेट डेंसिटी के टर्म में, ये है रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूज इसी का होना है या इसका होना है, ठीक है। अब इन सब का मतलब समझिए, कह देगा कि किसी एक लिक्विड की हाइट दिया है और तो जो है उस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, तो दूसरे लिक्विड की हाइट बताइए और उस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी दे देगा। तो आप H1 का मान H2 के टर्म में या H2 का मान H1 के टर्म में यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूंगा। अतः क्वेश्चन कह दे कि यहाँ पर यदि कहीं किसी पॉइंट पे प्रेशर का मान H प्रेशर का मान 3 मीटर ऑफ जो है आपका यहाँ पे 5 मीटर ऑफ वाटर है, तो आप बताइए कितनी हाइट पर ग्लिसरीन में या केरोसिन में बताइए कितनी हाइट पर इतना ही प्रेशर होगा। तो आपको क्या चाहिए, वाटर का सबसे पहले ρ1 चाहिए यदि रो के टर्म में निकालना चाहते हैं तब, या S1 चाहिए या S निकालना चाहते हैं तब, और या तो W1 चाहिए, यानी कोई भी एक निकाल लीजिएगा। और इसके बारे में हम अभी पिछले लेक्चर में बताए हैं, एक का मान पता हो तो दूसरे का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यदि आपको केरोसिन के टर्म निकालना तो इसका भी H2 आपको पता होना चाहिए। अर्थात जिन दो लिक्विड में इंटरचेंज करना है उनका S दोनों का पता होना चाहिए, या रो पता होना चाहिए, या स्मॉल W। तो यदि एक की हाइट पता है तो दूसरे की हाइट का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी हम छोटे छोटे इस पे न्यूमेरिकल्स लगवा देंगे। तो आई होप आप लोग को प्रेशर क्या है ये समझ में आया, प्रेशर को कैसे निकाला जाता है, प्रेशर हेड क्या होता है, और आपको एक प्रेशर हेड को दूसरे प्रेशर हेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आगे जो है इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं कैसे चेंज करना है, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तब उसके बाद आगे हम बताते हैं आपको पास्कल लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो चलते हैं छोटे छोटे इस पे न्यूमेरिकल्स बताते हैं आपको, तो नोट करिए आगे जो है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं, प्रेशर जो है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कहा हुआ है, ध्यान दीजिए। कहा है यदि किसी पॉइंट पर प्रेशर का मान P बराबर दे दिया है, यहाँ पे यानी प्रेशर P का मान दे दिया है आपको कितना, 101.325 किलो पास्कल। कुछ बच्चे जो है बता रहे थे कि इसको सर कुछ हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया करिए कभी कभी, तो हम कुछ क्वेश्चन जो इजी हैं डिप्लोमा वाले उनको हिंदी में लिख देंगे, लेकिन जो आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं उसको मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा इंग्लिश में ही बताऊंगा। कारण क्या है, वहाँ पे हिंदी में कुछ गलतियाँ रहती हैं, इसलिए वहाँ पर आपको इंग्लिश देखना जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताता रहूँगा, तो देखते रहिएगा, ठीक है। तो P बराबर 101.325 किलो पास्कल ये है, और कहा है इस प्रेशर को, ध्यान दीजिएगा, मीटर पानी तथा मीटर पारे में व्यक्त करिए। अब यहाँ पर मीटर पानी मीटर पारे में व्यक्त करो, जब इस तरह का क्वेश्चन देता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं मीटर पानी का मतलब क्या है। तो जहाँ कहीं भी अभी हम आपको बताए हैं, ये मीटर का मतलब हाइट से हो गया और ये लिक्विड हो गया, तो जहाँ हाइट और लिक्विड की बात आ जाए एक साथ, अर्थात आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेशर हेड। क्योंकि अभी हम आपको मेंशन कराए हैं कि जहाँ कहीं भी प्रेशर हेड होगा उसके यूनिट के साथ साथ उस लिक्विड को भी लिखना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है ये क्या पूछ रहा है, प्रेशर हेड का मान। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर आ गया क्वेश्चन पढ़ने से, हमसे पूछ रहा है किसका मान, प्रेशर हेड। अब प्रेशर हेड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H बराबर P/ρg।
तो अभी हम आपको बताएं इस प्रेशर को लिखने में कहीं कोई लिक्विड का मेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेशर किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मान हम पुट कर देते हैं 101.325 किलो पास्कल। तो इसको पास्कल में बदल लीजिए, ये हो जाएगा 10/3 पास्कल अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रो जी, याद रखिएगा, अब रो जिसका रखेंगे उसी का हेड आएगा। यदि हम यहाँ पे वाटर का पुट करेंगे रो, तो वाटर का हेड आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर पारे का पुट करेंगे तो पारे का आ जाएगा। अर्थात जहाँ कहीं भी प्रेशर दे दे और मीटर पानी, मीटर पारा, मीटर ग्लिसरीन या मीटर कोई भी लिक्विड पूछ दे तो पी उसी का रखिएगा और केवल रो का मान चेंज करना है। रो का मान जिस लिक्विड का रखेंगे उसी का हेड आ जाएगा। तो अभी हम फिलहाल वाटर के निकाल लेते हैं। तो वाटर का कितना होता है बेटा 1010/3 और यहाँ जगह 9.81। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई होप 10.33 मीटर पानी आ जाएगा वाटर। अर्थात आपका जो कोई पूछे कि वाटर ये इसका आंसर का क्या मतलब हुआ, अर्थात 10.3 मीटर हाइट पानी के कारण जो प्रेशर होगा उसका मान आएगा 101.325 किलो पास्कल। और यहीं पे पूछ दे दूसरा वाला क्या है यहाँ पर मीटर पारा, तो सब कुछ वही रहेगा बेटा। पी का मान कितना पुट करेंगे, ये भी सूत्र हो जाएगा P/ρg, लेकिन पी का मान 101.325। लेकिन यहाँ पे पारे का रखेंगे तो पारे का आप जानते हैं 13.6 × 10/3। तो सब कुछ वही है, इसमें 13.6 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 0.760 मीटर, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 760 mm। ठीक है, क्या चूंकि मीटर में पूछा है तो mm में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो 0.760 मीटर और ये आ जाएगा आपका पारा, अर्थात यहाँ लिक्विड जरूर लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है आपको ये प्रेशर हेड वाला समझ में आ गया होगा। यानी प्रेशर दिया हो, जब कभी भी हेड के रूप में पूछे तो जिस लिक्विड का हेड पूछ रहा है, जैसे मीटर का पानी का हेड पूछ रहा है तो पानी का डेंसिटी रख देंगे, पारे का हेड पूछ रहा है तो पारे का डेंसिटी रख देंगे और आपका न्यूमेरिकल आपका निकल जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, बताते हैं आपको कि कैसे एक हेड दिया हो तो एक हेड को दूसरे हेड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, या हेड दिया हो तो प्रेशर कैसे निकालोगे, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन छोटे छोटे और आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। पीछे जो हम लोग चीज़ें पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन और आपके सामने लेकर के आए हैं। जैसे कहा है फाइंड द प्रेशर ड्यू टू 2.3 मीटर, ध्यान दीजिएगा 2.3 मीटर ऑफ, यानी अब पहला निकालना है वाटर के कारण, दूसरा मरकरी के कारण और तीसरा केरोसिन के कारण। यानी इन तीनों के कारण हमको प्रेशर निकालना है। कितने हाइट के कारण 2.3। तो अभी पीछे के क्वेश्चन में प्रेशर दिया था, हाइट निकालना था, यहाँ पे हाइट दिया है और प्रेशर निकालना है। तो जाहिर सी बात है प्रेशर निकालने के लिए हम शॉर्ट में यहाँ बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रेशर P बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, ρgh। तो ρgh होता है, तो यहाँ पे रो का मान पुट करना है, h का मान, h के लिए सबके लिए कॉमन लेना है, कितना लेना है 2.3। तो अब पहला वाटर के लिए, जब वाटर के लिए होगा तो यहाँ पे वाटर का रख दीजिएगा P बराबर रो वाटर और इंटू G, और H का मान आपको हमेशा लिखना है कितना 2.3, वाटर का रख दीजिएगा। और वाटर के लिए कितना होगा बेटा 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और G का मान हमेशा कितना ले लेंगे 9.81। सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। फिर दूसरा पूछ दे मरकरी का, तो भी P बराबर क्या निकालेंगे बेटा, यही रो किसका रखेंगे, मरकरी का। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया। अब देखिए, अब हम आपको बार बार बता रहे थे कि पीछे के जो आपको पढ़ाए थे प्रॉपर्टी, उसका यदि नॉलेज नहीं होगा तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, अब आपको पता नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो अब यहाँ से आप डेंसिटी निकाल नहीं पाओगे। तो हम आप जो जिनको पढ़ाएं उनको बताए हैं, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और उनमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी डेंसिटी हमको मिल जाती है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मरकरी की डेंसिटी मिल जाएगी। ये हम आपको बताए थे। तो 13.6 × 10⁻³ ये हो गया डेंसिटी का मान, और 9.81 और हाइट का मान उतना लेंगे 2.3। इसको सॉल्व कर दीजिएगा कि मरकरी की वजह से निकल जाएगा। और तीसरा इसी प्रकार केरोसिन का निकालना है बेटा, तो इसका दिया है 0.85, इसमें भी 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसकी भी डेंसिटी निकल जाएगी। तो केरोसिन वाला जो होगा यहाँ पे P बराबर देख लीजिएगा 0.85 × 10⁻³
9.81 और हाइट का मान तो आपका आ जाएगा 2.3। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अर्थात दोनों न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। जब प्रेशर दे दे हाइट निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं रो का मान चेंज कर करके, और जब आपका हाइट दिया है तो भी आप रो का मान चेंज कर करके P बराबर इतना लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हाइट निकालेंगे H तो वहाँ पर यूनिट के साथ साथ आपको उस लिक्विड को भी मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको लिक्विड को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है H बराबर 400 mm, ध्यान दीजिएगा। अब बगल में लिख दिया है पारा, ध्यान दीजिएगा, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। अब H दे दिया, पारा दे दिया, यानी यहाँ पे हाइट है और उसका लिक्विड का मेंशन कर दिया, तो जाहिर सी बात है किसका मान है, प्रेशर हेड का मान। अब इसको कह रहा है इस प्रेशर हेड को वाटर के प्रेशर हेड में चेंज करिए, ग्लिसरीन के प्रेशर हेड में चेंज करिए, ऑयल के प्रेशर हेड में चेंज करिए, और वो भी किस में आपको निकालना है, यहाँ मेंशन कर दिया किस में निकालना है, मीटर में, और ये किस में दिया है, mm में। तो सबसे पहला आप काम क्या करिएगा, इसको आप चेंज कर लीजिएगा मीटर में, और उसके बाद आपके पास एक फार्मूला आपको बताए थे S1H1 बराबर S2H2, यानी इस फार्मूले की सहायता से आप एक हेड को दूसरे हेड में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए हम पहला, यदि आपको वाटर वाला निकालना है तो क्या करिएगा, S1H1 बराबर S2H2 का फार्मूला लगाइएगा, और इसको जब मीटर में चेंज करेंगे बेटा तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पारा। तो चलिए H2 वाले को हमेशा पारा वाला पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला हम मान लेते हैं वाटर के लिए टर्म, और ये मान लेते हैं आपका Hg के लिए। तो चलिए S वाटर के S का मान कितना होता है 1, ये मैं आपको बताया था, और H1 निकालना है आपको। यहाँ पे H2 का मान कितना दिया है, मरकरी का 13.6, और H का मान दिया है बेटा 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाटर के हाइट का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार आई होप ये दोनों आप कर लेंगे, ग्लिसरीन वाला और ये वाला। आप क्या करिएगा, ग्लिसरीन के लिए जब निकालेंगे बेटा तो इसका H जब निकालेंगे तो 13.6 पारे का इंटू पारे की हाइट, और तब S1 का मान जो वाटर का ले रहे थे 1 हो रहा था, अब ग्लिसरीन के लिए 1 ना होकर के कितना हो जाएगा 1.3, तो 1.3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा ग्लिसरीन वाले के मीटर का मान। फिर इस तरह ऑयल का निकालिएगा तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है आपका इसी फार्मूले से निकल जाएगा। तो आई होप आपका प्रेशर क्या है ये आप समझ गए होंगे, प्रेशर हेड किसे कहते हैं ये समझ गए होंगे, एक प्रेशर हेड को दूसरे प्रेशर हेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो आज हम इतना रहने देते हैं इस लेक्चर में, बाकी कल आपको इसी के आगे पास्कल लॉ क्या होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ पास्कल जो है प्रेशर लॉ क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको इसी में प्रेशर स्केल किसे कहते हैं, अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल मैं आपको बताऊंगा, गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, और आपका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, इन सब का हिस्ट्री ज्योग्राफी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसको किसने ज्ञात किया, इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस मैं कल आपके सामने लेकर के आऊँगा। और हो सकता हो तो कल प्रेशर के बाद कल कुछ न्यूमेरिकल्स भी उससे बता देंगे। हाँ, अब रही बात पिछले चैप्टर की, पिछला यूनिट हमने खत्म किया, अब पिछले यूनिट में कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, जिनको भी दिक्कत होगा वो अपना जो है बता देंगे, सर पिछले चैप्टर का कुछ और न्यूमेरिकल्स बता दीजिए, तो मैं उसको लेकर के आऊँगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और सकुशल रहिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, बाय।